हमें नजर आया, हमने कह दिया। अब आप देखिए, आप समझिए, क्लोरीनेशन, ये आपको याद रखना है। पानी को शुद्ध करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए दुनिया के केवल 2 देश क्लोरीनेशन करते हैं मेरी जानकारी में, और जानकारी आज की नहीं है, अनेक वर्षों से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो 2 देश कौन से हैं? एक तो महान देश भारत है और दूसरा देश अमेरिका है। बाकी के दुनिया के देश पानी की शुद्ध बनाने के लिए क्लोरीनेशन नहीं करते। क्या करते हैं? अधिकांश देश आप देखेंगे यूरोप के ओजोनाइजेशन करते हैं। एशिया के, अफ्रीका के क्या करते हैं? ओजोनाइजेशन। तो आप इसको पढ़ेंगे अगर पूरी प्रक्रिया को, तो हवा में से ओजोन को लेकर उससे पानी साफ कर देते हैं, और इससे मिलते जुलते कई तरीके हैं जिसके कारण पानी शुद्ध होता है, विषैला नहीं बनता। तो आपके मन में आएगा क्लोरीनेशन के साथ क्या समस्या है? क्लोरीनेशन के साथ समस्या ये है, इसके बारे में बताया गया है, जैसे ही शरीर में हमारे क्लोरीन जाता है तुरंत फ्री रेडिकल्स भरपूर बनने लगते हैं, और फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है बूढ़ा होने की प्रक्रिया, जल्दी मरने की प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है। तो हमारी सरकार, सब लोग, करोड़ों लोगों को वो क्लोरीनेशन वाला क्लोरीनेटेड पानी दे रहे हैं और खुद भी पी रहे हैं। ऐसा नहीं को अपना दूसरा कोई पानी पी रहे हैं, खुद भी वही पानी पी रहे हैं। वो नहीं पी रहे थे, उससे भी बुरा पानी पी रहे हैं, बोतल में बंद, जिसके ऊपर मिनरल वाटर कभी लिखा होता था, झूठ लिखा होता था। अब लिखने के ऊपर बैन लग गया है, अब नहीं लिख सकते उस पर मिनरल वाटर, अब नहीं लिखा होता, केमिकल ट्रीटेड होता है वो पानी। तो वरना गंगा जल के अलावा कोई दुनिया का पानी है ही नहीं जो सड़ेगा नहीं, उसको प्रिजर्व किया गया केमिकल्स के द्वारा, ये साबित हो चुका है। तो खैर, या तो और बुरा पानी पी रहे होते हैं। तो वो क्लोरीन वाला पानी जो फ्री रेडिकल्स बड़ी तेजी से बनाता है, वो पानी को पी रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे रिसर्च पेपर इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध हैं जो ये बताते हैं जब क्लोरीन वाले पानी के अंदर आप नहाते हैं तो नहाने के कारण वो इतनी शरीर के अंदर चली जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है, केवल नहाने से कैंसर हो सकता है। और जो पीते हैं उनका खतरा कई गुना अधिक बढ़ जाता है कैंसर होने का। अब कैंसर होने का मतलब क्या होता है? कैंसर से पहले मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हुए, हमको दिल्ली जाना है, आगरा से दिल्ली जाना है, या शिमला से दिल्ली जाना है, या कहीं से भी जाना है, लखनऊ से दिल्ली की आप यात्रा कर रही हैं, तो रास्ते में बाकी के स्टेशन आते हैं, दिल्ली है कैंसर, और जो बीच के स्टेशन है तो कैंसर से पहले अनेक रोग हम लोगों को लग रही हैं, वो है आर्टरी ब्लॉकेज। साबित हो चुका है बहुत तेजी से होता है क्लोरीन के कारण। अमेरिका में जब ये पता चला कि इससे क्लोरीनेशन के कारण आर्टरी ब्लॉकेज होती है, तो वहां पे क्लोरीनेशन असेंशियल कर दिया गया। क्यों कर दिया? सब कुछ कॉन्स्पिरेसी planet.com के ऊपर सब कुछ था, वो हटा दिया गया है, तो छुपाया गया है। पर कब तक छुपाएंगे? आप जब ढूंढते रहेंगे कभी तो सामने आ ही जाएगा, दाएं बाएं से कहीं और से मिल जाएगा। क्योंकि आर्टरी ब्लॉकेज होती है, इसलिए क्लोरीनेशन वहां पे आवश्यक कर दी, क्योंकि उनको हृदय रोगी चाहिए, अपनी लोग बीमार चाहिए। फिर आप सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, किसी बहुत बड़ी वो उसकी खोज की जरूरत नहीं है। आप कपड़े के ऊपर जब ब्लीचिंग पाउडर लगाते हैं, क्लोरीन लगाते हैं, तो उसका रंग उड़ जाता है। इतनी खतरनाक केमिकल को जब आप पेट में डालेंगे, आपकी आंतें ब्लीच नहीं होंगी। जब आंतें ब्लीच होगी तो आपका खाना तो पचता ही गट बैक्टीरिया के कारण है। वो अगर गट बैक्टीरिया मर गया तो कुछ भी पचने की प्रक्रिया बंद, और जीवन भर अपच का रोगी व्यक्ति रहेगा, गैस बनेगी, जो भी खाएगा डॉक्टर दवाई देते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा खाना क्यों नहीं पच रहा। वो पचाने वाले जो जीवाणु है वहां पे वो तो मार दिए हमने। वो तो वैसे एंटीबायोटिक के कारण भी मरने लगते हैं। जो लंबे समय तक एंटीबायोटिक का प्रयोग करता है उसकी आंतों में निरंतर अपच की समस्या कुछ ना कुछ चलती ही रहती है। कभी कोरिलेट नहीं करते कि हमने तो बुखार की दवाई खाई थी जी, एक्सीडेंट हुआ था तो हमने एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक खाए थे। कभी जोड़कर डॉक्टर उसको नहीं देखते। आपका विषय नहीं है, आप क्यों देखेंगे? हमारी आंतों की जो झिल्ली है म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है
हमारी आंतों में से जो टॉक्सिन्स हैं, विष हैं, उनको हमारे रक्त में नहीं जाने देती है, फिल्टर कर देती है। और जब हम इस तरह की चीजें लेते हैं जैसे कि क्लोरीन, वो बहुत पतली और बहुत मजबूत झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन टूट जाती है, डैमेज हो जाती है। और जब वो डैमेज होती है तो फिर जितने भी पेट में विष पहुंचे या बने वहां पे, खाने के बाद चाय पी ली, कॉफी ले ली, आइसक्रीम ले ली, खाना सड़ने लगा, तो सड़ने का मतलब, बदबू का मतलब, डकार का मतलब, पसीने से बदबू का मतलब, मल में बहुत अधिक बदबू होने का मतलब सड़न है। उस सड़न का मतलब केमिकल्स बन रहे हैं, केमिकल का मतलब वहां पे एसिटिक एटमॉस्फेयर है, वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है। एक दिन डैमेज हो ही जाती है, अल्सर बन ही जाता है, और उसके बाद वो टॉक्सिन हमारे ब्लड फ्लो में जाने लगती हैं, वो रोक नहीं पाती हमारे आंतों की झिल्ली उसको, म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसको बीमारी को नाम दिया लीकी गट। अब ये लीकी गट की समस्या करोड़ों लोगों को होगी जिनको पता ही नहीं है, जीवन भर पता ही नहीं लगता कि वो लीकी गट का रोगी है। उसके आंतों से पेट के द्वारा जो विष मलमूत्र में बाहर जाने चाहिए वो रक्त प्रवाह में जा रहे हैं। कारण उसमें एक बड़ा कारण आपकी क्लोरीन हो गई जिसने उसको डैमेज कर दिया। तो ये छोटी बात थोड़ी है। तो अपना पानी, जब से आपने ये कोविड का सुना है, 19 का, कोरोना का, तब से पहले बेईमानी के कारण हमारा लाभ हो रहा था, कभी कभी बेईमानी भी देश हित में हो जाती है। ये क्लोरीन डालने वाले सारा क्लोरीन डालते ही नहीं थे, जो सप्लायर है वो सप्लाई नहीं करता था, पानी में डालने वाले डालते नहीं थे, बस बिल बन गया और पैसा खा लिया। तो हम उस जहर को अपने भीतर डालने से बच जाते थे। अब इतनी सख्ती हो गई है, कम से कम 4 बार पानी में क्लोरीन डाली जाती है, सोर्स से लेकर और हमारे घर में पहुंचने तक। माना वो काफी फिल्टर हो जाती होगी, कम हो जाती होगी आपके आरओ में, उसमें से काफी कुछ अधिकांश निकल जाती होगी, पर आरओ का पानी भी आगे बात करेंगे, वो कौन सा स्वास्थ्यवर्धक है, वो कौन सा हमारी उम्र लंबी करता है, वो भी तो हमें मारने का ही काम करता है। ये क्लोरीन इतनी खतरनाक है, पर कम से कम मुझे नहीं लगता आप में से एक भी व्यक्ति होगा जो आरओ के पानी से नहाता होगा, आरओ के पानी में कपड़े धोता होगा, हाथ धोता होगा, टॉयलेट भी यूज करता होगा। हम सभी तो वही पानी यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं ना क्लोरीन वाला। वो हमारे शरीर में स्पर्श होने के बाद शरीर के द्वारा उसका अवशोषण कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और हमारे रक्त प्रवाह में पहुंचता है, अपना काम करता है, और हम दवाई खा रहे हैं, पता नहीं जी क्यों हो गया। बहुत लोगों को कहते सुना होगा आपने, वो व्यक्ति जो ना चाय पीता था, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना शराब, इतना भला आदमी, पता नहीं कैसे कैंसर हो गया। वो पता नहीं तो ठीक है, पर कैंसर कैसे हो गया उसका कारण तो सुनिश्चित रूप से वो टॉक्सिन इनटेक है जो उसने अनजाने में किया, कि साबुन कहीं, शैम्पू कहीं, और वो सब वर्णन आ गया है। तो ये हमें कोरोना से बचाव के नाम पर भारी मात्रा में क्लोरीन हमारे शरीर में पहुंचाई जा रही है, तो पूरे सिस्टम को, फिर लीवर किडनी को भी जब रक्त प्रवाह में पहुंच गया तो लीवर किडनी हार्ट स्प्लीन किसी भी वाइटल ऑर्गन को छोड़ेगी क्या? सभी को मारना, जलाना, काटना शुरू कर देगी। पहला काम आपको सुरक्षित करने के नाम पर क्लोरीन को मात्रा बढ़ा दी गई है, वो आपको मारने का काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक ऐसा तंत्र बना है 73-72 साल में जहां पर सच को जानने का प्रयास कोई वैज्ञानिक नहीं करता। कल ही हमारे एक युवा साथी कह रहे थे आप वैज्ञानिकों को बहुत बुरा बोलते हैं। बताओ मेरे दोस्त, किसको बुरा कहूं? क्या गाय वाले को बुरा कहूं, हलवाई को बुरा कहूं, झाड़ू लगाने वाले को बुरा कहूं, या उस आईएएस ऑफिसर को कहूं जिसको एबीसी नहीं आता इसका, या नानू किसी लालू कालू को कहूं जो नेता है, उसको कहूं? वैज्ञानिक को नहीं तो किसको इसका अपराधी मानूं मैं? आप बता दीजिए, कौन है इसका अपराधी? किसने रिकमेंड किया कि क्लोरीनेशन पानी की होगी? निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आईएएस अधिकारियों से कुछ से मेरा परिचय हुआ, ये काम कर दीजिए, ये ऐसा है, तुरंत मान गए कि हाँ आपकी बात ठीक है, हम करेंगे। शानन साहब है, रिटायर हो गए इसलिए मैं उनका नाम ले सकता हूँ, 12 पेज की फाइल बनाकर ले गया। वो कहते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं,
सेक्रेटरी थे एनिमल हस्बेंड्री के। तो ठीक है, देखेंगे, बात सुनते। इंटेलिजेंट तो बहुत है, बात नहीं सुनते हैं। फाइल ले गया, उनके पास पहुंचा, बोलिए क्या बात। मैं कही देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विदेशी गौओं के ऊपर रोक लगनी चाहिए। क्यों रोक लगनी चाहिए? मैं कही ये पढ़िए। 12 पेज उन्होंने, सचमुच योग्य तो होते हैं कई लोग बहुत, उन्होंने मुझे नहीं लगता 15-20 सेकंड से ज्यादा या 1 मिनट लगाया होगा, अधिक से अधिक। पूरा देखा, आप क्या चाहते हैं? मैं कहा जी आप ऑर्डर निकालिए, अगर आप सहमत हैं कि ये सही बात है, ऑर्डर निकालिए कि इस पे, दीपक शानन उनका नाम है, इस पे रोक लगाइए। कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि टेक्नोक्रेट का काम है ये बताना कि ये सही और गलत है। मैं एक काम करता हूं, आप बताइए क्या ठीक रहेगा। मैं कहा बताइए क्या कह रही हैं आप। मैं डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को ये फाइल अपने रिकमेंडेशन के लिए भेज देता हूं, वो क्या लिखता है इसके ऊपर, उसके बाद हम एक्शन ले सकते हैं सरकारी स्तर पे। तो मुझे समझ आया उस दिन कि जितने भी निर्णय तकनीकी होते हैं, वो आईएएस ऑफिसर को, एक नेता को, तकनीकी अधिकारी की संस्तुति, रिकमेंडेशन आवश्यक है। जिस विषय का जो विशेषज्ञ है, उसकी संस्तुति के बिना वो हो नहीं सकता है। क्लोरीनेशन का काम किसके कहने पे हुआ? निश्चित रूप से वैज्ञानिक के कहने पर हुआ है। जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उसके कहने पर हुआ है। फिर उसको मैं दोषी नहीं मानूंगा क्या? आप बता दें किसको दोषी माने। 2-3 लाख रुपया लेकर वो देश को मारने के लिए संस्तुति कर रहा है। उसने क्या भाड़ झोंका है इतने दिन? क्या पढ़ाई की है उसने इतने दिन तक? क्या पढ़ा उसने? कारण क्या, गड़बड़ क्या हो रही है? हमें आदत पड़ गई है बड़े बड़े वेतन लेना, और जो बाहर से रिकमेंडेशन आती हैं उसको अपनी दिमाग की छलनी में छानना ही नहीं है, उसको जैसे का तैसा मान लेना है। उनका ये पूरा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वैज्ञानिकों का हमारा, और अंग्रेजी स्कूलों कॉलेजों में पढ़े हुए लोगों का एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जो बाहर के लोग कहते हैं वो सही है, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, उनके ऊपर जांच नहीं करनी है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पिछले 25-50-100 साल में उन्होंने कदम कदम के ऊपर धोखे दिए हैं, कोई उसको लिंक अप ही नहीं कर रहा है, हर बार झूठ बोला है। इस देश में जितने पौधे जहरीले आए हैं, कहां से आए हैं? उनके रिकमेंडेशन पे आए हैं। जहरीली गाय जो इस देश में आई, एचएफआई किसके कहने पे आई? उनके रिकमेंडेशन पे आई है। मछली जो हानिकारक इस देश में आई है, जो पानी को साफ नहीं करती है, गंदा करती है, किसके कहने पे आई है? उनके कहने से आई है। मतलब आप गिनते चले जाइए, 50 गलत काम हुए हैं वैज्ञानिक की संस्कृति के ऊपर। उनमें से एक ये भी काम है, पानी की क्लोरीनेशन। दूसरा आप देखिए, ये मारने का काम हो रहा है, बचाने का काम हो रहा है। 4-4 डोजर लगे हैं, पानी सोर्स से चलने से लेकर आप तक पहुंचने तक 4 बार क्लोरीनेशन होती है। और क्या कहते हैं कि कहीं से पानी लीकेज होगी जी, किसी गंदे पानी के नाली की, और इसमें अंदर जा रहा होगा, उसके कारण पानी गंदा ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, डायरिया डेसिट्री ना, इसलिए डालो क्लोरीन। जहर खिलाने का बड़ा तर्क संगत रास्ता निकाला। नंबर 2, आपको बताया मास्क लगा लो। क्या हो रहा है मास्क लगाने के बाद? मतलब मैं मूर्खता ना कहूं तो क्या कहूं, जिस मास्क में से हवा अंदर जा सकती है, सांस आ सकती है, उस मास्क के एक छिद्र में से नैनो पार्टिकल्स भी अंदर जा सकते हैं। उसमें से आपका जो वायरस है, वो हजारों वायरस एक छिद्र में से अंदर जा सकते हैं, और वो बिल्कुल वो ओपेक हो, बिल्कुल बंद हो, तो सांस भी नहीं आएगी, कीटाणु भी अंदर नहीं जाएगा। अगर सांस उसमें से आ सकती है तो कीटाणु भी आ सकते हैं, फिर काहे को मास्क है जी? क्यों ये मूर्खता की जा रही है और करवाई जा रही है? एक पूरे देश में टेरर का वातावरण बनाने के अतिरिक्त एक कारण बता दीजिए मुझे। दूसरा कारण, आपकी इम्यूनिटी को समाप्त करना। आप कहेंगे वो कैसे? 2 तरीके हैं। मेरे यहाँ मास्क लगा है, अभी सांस में, अगर मेरे सांस में कीटाणु, साधारण रोगाणु कीटाणु जो सांस में होते हैं, वो सब निकल कर गए और मास्क में फंस गए। मैं दोबारा सांस लूंगा, मेरे अंदर जा रहे हैं। मेरी सुरक्षा हो रही है या मैं खतरे में ज्यादा जा रहा हूं? एक बात, इससे बड़ा खतरा, आपका मास्क सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ है। आप कह सकते हैं प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक में जो कठोर हार्ड प्लास्टिक है, जिसकी कुर्सी बनी है, आपकी टेबल बना है, उस प्लास्टिक में कुछ रसायन डाले जाते हैं, ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, जिसको कहा जाता है प्लास्टिसाइजर। वो प्लास्टिसाइजर नाम के केमिकल क्या करते हैं, प्लास्टिक को एकदम कोमल, नरम बना देते हैं। उसका आप धागा बना दो आपके पाँव में, जिसको आप रबड़ की चप्पल कह रहे हैं, वो वास्तव में प्लास्टिक है, कोमल चप्पल।
आपका वो शरीर का स्क्रबर बना दो, आपकी शर्ट बना दो, साड़ी बना दो, सब कुछ बना दो, अंडरगारमेंट बना दो, बन गए। जब उसको हम पहनते हैं तो पूरे शरीर के अंदर उसके घर्षण के कारण वो गैस जाती है, वो केमिकल अंदर जाता है जो कैंसर का कारण, प्रमुख कारणों में एक माना गया है। उसका नाम है डायोक्सिन। डायोक्सिन से बड़ी तेजी से कैंसर पैदा होता है, ऐसा मान लिया गया है। कहां से आ रहा है? ये मास्क रख दिया आपके नाक के ऊपर, अभी तो कार की सीट के ऊपर था वो डायोक्सिन, आपके टेबल पे था, आपके पर्दे में था, आपके नाक के साथ सीधा कांटेक्ट नहीं था, प्रबंध कर दिया आपके फेफड़ों में डायोक्सिन के बिना एक भी सांस ना जाए। हर सांस के साथ डायोक्सिन सीधे फेफड़ों में आ रही है। बताइए फेफड़ों का लंग कैंसर होगा कि नहीं होगा? पूरे शरीर में रक्त प्रवाह में आपके डायोक्सिन और फेरॉन नाम के दो विष दौड़ेंगे। तो आपको बचाने के नाम पे मारने का पक्का प्रबंध कर दिया। तीसरा, आपको कहा सैनिटाइजर प्रयोग करो। सैनिटाइजर क्या है जी? अल्कोहल है, और अल्कोहल के अंदर पैराबीन्स हैं। आप जो कॉस्मेटिक सामान लेते हैं, साबुन लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, उसमें पढ़ना आपने लिखा होगा, एक इंग्रेडिएंट होगा पैराबीन्स। और पैराबीन्स से आपको कुछ समझ नहीं आता होगा, जिनका विज्ञान विषय नहीं है, रसायन शास्त्र जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनको कुछ नहीं पता लगता। उनको लगता है होगी कोई बढ़िया सी चीज पैराबीन। वास्तव में पैराबीन आपके कीटनाशक है। तो खेत में कीड़े मारने की दवाइयां डालते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वो पैराबीन्स है, केमिकल का ग्रुप है, वो उसके अंदर डाला गया है कीटनाशक। तो अल्कोहल के कारण उसकी पेनिट्रेशन बढ़ गई आपके शरीर के अंदर घुसने की क्षमता बढ़ गई उसकी, जो 70%, 60%, 50% अल्कोहल है। और वो केमिकल जो आपके आसानी से शरीर में नहीं जाता था, छूते ही आपके शरीर में जाता है। कई लोगों के शरीर हाथ खराब हो गई हैं, खबरें आ चुकी हैं ऐसी। और अब जाकर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा है कि इसके कारण, समाचार छपा है, उनकी फोटो के साथ समाचार छपा है, इसके कारण कैंसर हो सकता है, कैंसर होने की संभावना है सैनिटाइजर के कारण। तो भाई अभी तक क्या कर रहे थे तुम लोग? करोड़ों लोगों को 3 महीने तक आप सैनिटाइजर लगवा रही हैं, कितनों को कैंसर हो गया डाटा आपके पास है नहीं। आपने जो गलती कर दी, एक आदमी को मारने के लिए तो आप मृत्यु दंड देते हैं, आजीवन कारावास देते हैं। जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों को मारने का प्रबंध कर दिया, उसकी कोई जवाबदेही है? कोई जवाबदेही नहीं है। मैं फिर कहता हूं, क्या हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डॉक्टर हर्षवर्धन और उसके विभाग के लोग इस बारे में बिल्कुल जानते कुछ नहीं। मुझे क्षमा करें, वो इस पद पर रहने के ये सब लोग पात्र नहीं है। 137 करोड़ देश के लोगों को वो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, उन्होंने अपनी पात्रता सिद्ध नहीं की है, उसके विपरीत काम किया है। उनके ऊपर तो अभियोग चलना चाहिए, पूरे विभाग के ऊपर। करोड़ों लोगों को मारने का प्रबंध कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप बैठे क्यों हैं इन पदों के ऊपर, अगर आप अपनी जिम्मेवारी ठीक से निभा नहीं सकते? ये सवाल जब तक आप लोग नहीं पूछेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, और आप तब पूछेंगे जब सच को जानेंगे। तो ये जितनी बातें मैं आगे बताऊंगा, आप लोग प्रश्न करेंगे, फिर सरकार क्या कर रही है जी? बेकार का प्रश्न है। सरकार वही कर रही है जिसको अक्ल है, जितनी अक्ल है, समझ है। तो जरूरी नहीं है कि देश के दुश्मन हो, वो खुद भी मर रहे हैं, जितनी अक्ल है। मैं पूछता हूं, आप क्या कर रहे हैं? सरकार से मत पूछिए। आप 137 करोड़ लोग अगर सोए रहेंगे तो यही होने वाला है। आपको आदत पड़ गई है ठेका देने की, कॉन्ट्रैक्ट देने की। मैंने वोट डाल दी, अब मेरे स्वास्थ्य की चिंता आप करो, मेरी सारी आजीविका की चिंता करो, मेरी सुरक्षा की चिंता आप ही करो, मेरा काम खत्म। एक वोट डालने के बाद मेरा काम नहीं। सरकार क्या कर रही है? नहीं कर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? सोए हुए समाज की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। हम सोए हुए हैं, हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप सबसे मैं उम्मीद कर रहा हूं, आप भी मेरे एम्बेसडर हैं जगाने के काम में। एक ही समाधान है, सबको जगाना, सबकी आवाज एक, फिर सारी समस्याओं का समाधान आप ही में से कल को भावी नेता, इस देश के शासक, कोई बोनाफाइड परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटर शासक कोई नहीं है।
जो कल थे वो चले गए, जो आज है चले जाएंगे। आने वाला समय युवा पीढ़ी का है, आपको समझना है ये सब कुछ। और नहीं पता तो जानिए और आने वाली पीढ़ी को बताइए। यही काम मैंने ठेका ले लिया है, मैंने ले लिया ठेका कि मैं ये काम करूंगा। आप भी साथ जुड़ जाइए, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। ये संघर्ष ऐसा है, इसमें जेल नहीं जाना, लाठी गोली नहीं खानी, आपको केवल जानना है और लोगों को बताना है पूरी प्रामाणिकता के साथ। तो ये आपका मास्क। दूसरा तरीका आपको मारने का सुरक्षा के नाम पर कर दिया, सैनिटाइजर आपको मारने का तरीका कर दिया। और चौथी चीज आपको कहा गया साबुन। आप दिन में कितनी बार साबुन लगाते हैं? सुबह टॉयलेट गए, नहा लिए, तब लगा लिया, एक आध दोपहर को, शाम को 2 या 3 बार। अब आप 10 बार 20 बार डर के कारण साबुन लगा रहे हैं। वो छू दिया वहां, साबुन लगा रहे हैं। अरे 3 लाख से ज्यादा आपके चारों लाखों जर्म जो हैं वो हैं, आज से नहीं है, जब से प्रकृति बनी है तब से वो कीटाणु हैं। आप तो बीमार नहीं होते ना। आप बीमार तब होते हैं जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कोरोना के नाम पर आपकी इम्यूनिटी को समाप्त कर देने का जाने या अनजाने में एक काम चल रहा है। या तो षड्यंत्रकारियों के द्वारा चल रहा है, या षड्यंत्रकारियों के जो टूल बने हुए हैं, जो लोग, वो सरकार हो या अधिकारी हो, उन लोगों के माध्यम से ये आप लोगों की इम्यूनिटी को समाप्त कर देने का कार्यक्रम चल रहा है। सुरक्षा के नाम पर हमें टेरराइज कर दिया है, आदेश निकाल दिए, कानून बना दिए, सबके मास्क लगाए, मोटरसाइकिल करवा रहे हैं हमसे, सब डरे हो। और इस डर का कार्यक्रम बना कहाँ है? उसमें एक माध्यम WHO बना हुआ है, नाम लेना ही पड़ता है, उसके निर्देश के ऊपर ये हो रहा है। अफ्रीका के छोटे छोटे 2 देशों ने ऐसा सुना है, WHO को मानने से इनकार कर दिया, कोरोना से एक भी नहीं मरा है वहां पे कोई। चीन को मैं अपवाद मानता हूं, हो सकता है चीन ने अपनी आबादी घटाने के लिए, टेरर फैलाने के लिए, या कहीं गलती से बाहर ये लीक हो गया उसका, ये सब ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। तो डेथ रेट अगर कहीं का बढ़ा हुआ मिलेगा तो शायद चीन का मिलेगा, और किसी देश की मृत्यु दर बढ़ने की नहीं। ये उतने ही मर रहे हैं जितने मर रहे थे, ज्यादा नहीं मर रहे हैं। पर मारने का प्रबंध कर दिया हमने। अपने वीडियो में कहा है, अगर आपने देखा होगा, आने वाले 4-5 महीने के बाद करोड़ों लोग बीमार होंगे किसी भी बीमारी से, इम्यूनिटी खत्म। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना है? हाँ, हो गया समय पूरा, बाकी लोग आगे। हाँ जी, हाँ पूरे पहुंच गए। अभी एक प्रश्न स्वामी जी, यूरिक एसिड वाला प्रश्न जो है वो कई लोगों का प्रश्न है, उसका जवाब चाह रहे थे सब। जी फिर पूछिए, क्या कहा? यूरिक एसिड वाला प्रश्न है एक, उस पर कई लोगों के और भी यही प्रश्न कई लोगों का भी है, उस पर थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए। डॉक्टर शकुंतला जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, आप चिंता मत करें, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपकी आशाओं पे हम बिल्कुल पूरे नहीं उतरने वाले। या आप मानकर चलें कि जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलने वाला। वो मिल जाए तो आपका भाग्य अच्छा है, इसलिए आप पेशेंस के साथ बैठिए। आपका प्रश्न जो आ गया, आप बिल्कुल जल्दी मत करिए, है ना। आपको किस्मत से आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हरिओम तत्सत, उसमें भी संतुष्ट रहने का। नहीं, मेरा ही नहीं है केवल वो सवाल, कई और लोगों का भी है, काफी लोगों का, इसलिए मैंने जी। तो अभी तक जो मैंने बताया वो तो बिल्कुल बेकार की बात थी, तो हम जरा यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं कह रही हूँ मैं, हम छोड़ देते हैं अब। मैंने कहा वो भी प्रश्न है एक उस पर। इम्पेशेंस होने से कुछ नहीं होने वाला, मैं अपने ढंग से ही विषय लेने वाला हूँ, ये आप विश्वास रखिए। जी। तो इतना बड़ा खतरा, करोड़ों लोगों को मार देने की व्यवस्था हो रही है, यूरिक एसिड से ज्यादा लोग नहीं मरने वाले, विश्वास रखिए। जी, यूरिक एसिड का मैं नहीं बताऊंगा तो भी चल जाएगा, पर आपको इतनी बड़ी बात बताई है और आप यूरिक एसिड में उलझे हुए हैं, इसका मतलब आपका सबका नहीं, शायद कुछ लोगों का फोकस अभी सही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है स्वामी जी, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं आपका पहले ही वीडियो सुन चुकी हूँ मैं, इस पे भी आपने कोरोना पे पहले भी वीडियो डाला हुआ, वो भी सुना मैंने, तो मैंने सोचा कि वो बात अगर खत्म हो गई हो तो फिर ये प्रश्न ले लीजिए। मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि आप पहले से क्या जान चुके हैं क्या नहीं जान।
व्यक्ति के कारण हम अपना कार्यक्रम तो नहीं बदल सकते ना, सभी के लिए करना है ना हमको। तो आवाज तो सबको ठीक से आ रही है ना? हाँ जी, बीच में से कट गई थी, अभी नहीं आ रही थी, अब आई है वापस। जी, तो ठीक है, तो ये सब चल रहा है। तो मैं चाहता हूं, मुझे आपको बीमारियों के इलाज सिखाने की कोई इच्छा नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है आपको बीमारियों का इलाज सिखाना। मेरा एक ही उद्देश्य है, आप सब लोग मिलकर अपने हितों की चिंता स्वयं करना सीखें, तो आप बचने वाले हैं, आपकी जनरेशन अगली बचने वाली है और ये देश बचने वाला है। अपने कर्तव्य का हमको पालन कैसे करना है, मेरा मिशन वो है। कुछ बीमारियों का इलाज सिखा देना, चलिए वो बीच में हो जाएगा, पर वो उद्देश्य नहीं है। हाँ, एक उद्देश्य जरूर हो सकता है कि जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है बीमारियों के नाम पर, दवाई के द्वारा आप और बीमार बन रहे हैं, तो ये कंसर्न है, वो हो सकता है। तो आइए, जो हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं शकुंतला जी, इनकी बात भी जरा सुन ली जाए। यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल एक टर्म प्रयोग करते हैं डॉक्टर, है ना? यानी जब आपके शरीर का लिपिड प्रोफाइल असंतुलित होता है, ये बढ़ गया, ये घट गया आपका, तो फिर क्या होता है? उसका कारण जड़ कहाँ होती है? उसकी जड़ सिर्फ एक जगह होती है, वो होती है आपकी आंतों में सड़न होने के कारण, फर्मेंटेशन होने के कारण आपका 90% लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे होने का कारण वहां है। यानी आपने जब जब गलत खा लिया, इनिमिकल दो चीजें, मूली खाई, मूली के साथ आपने दही ले लिया, मूली का परोठा खाया, उसके साथ खीर ले ली, तो ये दोनों इनिमिकल रिलेशन हुए। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट और मूली इनिमिकल है, यानी एक दूसरे के लिए हैं। जब आपने इनिमिकल कुछ खाया, तो आपका स्वास्थ्य खराब होने लग गया और आंतें सड़न पैदा हो गई, या फिर आपने बिना भूख लगे खा लिया, पहला खाना पचा नहीं, दूसरा खाना खा लिया। एक और अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है आप लोगों के विरुद्ध, आपको बताया जा रहा है डायबिटिक पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहना चाहिए, ताकि वो जीवन भर डायबिटिक ही रहे। अरे सोचिए आप, अगर इंसुलिन आपके पैंक्रिया को बार बार रिलीज करना पड़ेगा, वो दिन में 3 बार करता है, 3 बार खाना खाया, बहुत हुआ 4 बार खाया, दिन में और 10 बार ये हो जाएगा, वो पैंक्रिया आपका बचेगा कि मरेगा? तो आहार बार बार लेना, असमय लेना, परस्पर विरुद्ध लेना, या फिर आजकल के जो आधुनिक परंपराएं हैं उनके अनुसार खाना खाना। जैसे उदाहरण के लिए, शादी में खाना खाया, पार्टी में खाना खाया, घर में खाना खाया, और खाने के बाद आइसक्रीम 1 कप ले ली। हमारे आयुर्वेद में एक पारिभाषिक शब्द टर्म चलती है, जठराग्नि, यानी जठर की, मैदे की, स्टोमक की अग्नि जो खाने को पचाती है। ये केवल एंजाइम तक सीमित बात नहीं है, ये कुल मिलाकर एक वहां की ऐसी व्यवस्था है, वहां का तापमान है, वहां का स्वास्थ्य है, सबको मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था है जो खाने को पचाती है। तो जठराग्नि जैसी आइसक्रीम ली, तो बंद हो गई, बुझ गई वो अग्नि जो खाने को पचा रही थी। 1 2 बार 4 बार 10 बार शरीर सह गया, उसके बाद एक दिन वो व्यवस्था नष्ट हो गई। खाया और उसके बाद कॉफी पी ली, उसके बाद चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, केमिकल्स। कोल्ड ड्रिंक कितना खतरनाक है उसके बारे में लंबी बात बाद में करेंगे, विषय आगे आएगा, पर इतना तो देख लीजिए उसके अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट है कि नहीं। आप उसको फ्रीजर में डालते हैं तो जमता नहीं है, एकदम चिल्ड हो जाएगा। वो आपके पेट में जाके क्या करने वाला है? आपके सिस्टम के थर्मोस्टेट को खराब कर देगा। तापमान को जो सहने की, घटने बढ़ने की स्थितियों को जो नियंत्रित करने वाला व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से वो समाप्त कर देगा। आप गर्मी के प्रभाव से भी बीमार हो जाएंगे, सर्दी के प्रभाव से भी बीमार हो जाएगा, शरीर के रेजिस्टेंस खत्म। तो आपका यूरिक एसिड तो सड़न से बढ़ा और कुछ नहीं है, यूरिक एसिड सड़न है। ब्रेड खा रहे हैं, जितना पैकेट में बंद भोजन है, एक महत्वपूर्ण सूत्र समझिए, मैं यूरिक एसिड की दवाई नहीं बताने वाला। यूरिक एसिड हुआ क्यों, इसकी जड़ को काटने की बात करिए आप। हमें आदत हो गई है
मैं गड़बड़ सारी करता रहूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शकुंतला जी, आपको पैसे दूंगा, आपने मुझे ठीक करना है, मैं अपनी नालायकी से बाज नहीं आने वाला। आपका काम है मुझे ठीक करना, मैं सब गड़बड़ें करूंगा। मेरी जिम्मेवारी नहीं है मेरा स्वास्थ्य ठीक रखना, आपकी जिम्मेवारी। ऐसी नासमझी की सोच यदि हमारी होगी, मुझे मेरे स्वास्थ्य का ठेका लेना होगा तो मैं ठीक रह सकता हूं, डॉक्टर नहीं मुझे ठीक रख सकते। ये परस्पर विरोधी आहार नहीं चलेगा, बिना खाना पचे दूसरा भोजन नहीं चलेगा। और जो खाना पैकेट में बंद हो गया, वो कितना भी महंगा हो, वो मरा हुआ खाना है। और जो मरा हुआ खाना है उसके साथ शरीर एक विशेष व्यवहार करता है। आंतों में जाने के बाद, स्टोमक में जाने के बाद, पाचन तंत्र के में जाने के बाद उसकी मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं होती, शरीर में चलता नहीं है आगे। केवल वो आहार हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया में उसमें गतिशील रहता है, सारे प्रोसेस में से गुजरता है, जो आहार जीवित है या ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसमें एनर्जी है। जो एनर्जी से रहित हो गया वो पेट में जाकर केवल सड़ता है। ये एनर्जी के ऊपर तो कोई डाइटिशियन बात ही नहीं करते। एनर्जी है असली चीज। आपकी मूंग अंकुरित हो गई, अंकुरित होने के बाद आपने उसको इतना सा खाया, तुरंत प्रोसेस होने लगता है। वो हरे पत्ते आपने थोड़े से लिए, तुरंत एंजाइम आने लगते हैं लीवर में से, पूरा शरीर का एक एक कोष प्रसन्नता पूर्वक उसको पचाने लगता है, आह्लादित आनंदित होने लगता है। और ठीक से सारे शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस चलने लगते हैं। जैसे हम ब्रेड खाते हैं, उसके लिए अपरिचित चीज है, मरी हुई चीज है, ऊर्जा रही चीज है, उसको प्रोसेस नहीं करता है शरीर, वो सड़ने लगता है। मेरे 45 विद्यार्थियों का एक बार जो है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी, तो वहां पे जो है वीसी मेरे मित्र बन गए। हमने उनसे बात की तो हमने कहा विद्यार्थियों की क्लास में तो मेरा एक ही काम है, विद्यार्थी को दे दिए। तो उन बच्चों को मैंने एक दिन बताया कि जिस दिन हम ब्रेड खाते हैं उस दिन नींद आएगी, आलस आएगी, सर दर्द होगी। वो कहती हाँ सर, होता तो यही है। जिस दिन हम हॉस्टल में अपने ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, ब्रेड का, पूरा दिन क्लास में सोते हैं हम, डलनेस रहती है, मरा हुआ आहार। कैसे ताजगी आएगी आपको? जब आप जीवित आहार लेते हैं तो प्रफुल्लता आती है, आनंदित होते हैं आप। मैंने एक पहाड़ी ढाबे में, मैंने और पुनीत ने भोजन किया, उत्तराखंड के पहाड़ी ढाबे में। लंबी यात्रा थी, लगभग 12-15 घंटे की। तो अपनी यात्रा पे हम चल पड़े, जब रास्ते में ढाबा मिला, वहां पे हमने उसके ढाबे पे भोजन किया। भोजन करने के बाद हमको नींद आती है, आलस आता है, डलनेस आती है। हमें ऐसा लगा हमें तो एनर्जी का टीका लग गया। वहां की गांव की उगी हुई बिना जहर की दाल, बिना जहर का आटा, सब कुछ, चावल वहां का, ऐसा लगा पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया। आगे सुबह से शाम तक हमने 10-11 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक ड्राइविंग की। एक बार ऐसा नहीं लगा हम थके हुए हैं। ये होता है जीवित आहार। हम मरा हुआ आहार खाते हैं और उम्मीद करते हैं हम जिंदा रहेंगे। हम क्या करते हैं, हम भोजन को दो ही जगह जोड़ते हैं, स्वाद कैसा है, देखने में कैसा सुंदर है। और डाइटिशियन ने जो उल्टी सीधी हमको सलाह दे दी, उस डाइटिशियन की सलाह के अनुसार 10, 20, 50 हजार रुपए में उसने चार्ट बनाकर दे दिया। हमने मरा हुआ भोजन, मरा हुआ पानी पीना शुरू कर दिया। अब बताइए, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? सब कुछ सड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है सब करने की। जिसका लिपिड प्रोफाइल खराब हो, उपवास करिए, कांच के गिलास में पानी, नींबू, सेंधा नमक डालकर पीजिए। और रविवार का दिन छोड़कर सूखा आंवला, जो काले रंग का है, सुंदर वाला नहीं लेना, वो एल्युमिनियम में बना है, काले रंग का सूखा आंवला लेना। 100 ग्राम आंवला कूट पीस कर, देसी खांड उसमें 200 ग्राम मिला देना और मिलाकर उसको दिन में 4, 5, 6 बार खा जाना। अगले दिन अपने डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाना, आपका यूरिक एसिड निश्चित रूप से कम हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल नॉर्मलाइज होने लगेगा। 4-5 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आंवला पेट की सड़न को रोक देता है। आहार पेट में सड़न पैदा करता है, जो मरा हुआ अन्न आप ले रहे हैं, भूख से ज्यादा ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, क्षमता से ज्यादा ले रहे हैं, सड़ने लगता है। उसके लिए तो बाकी क्रिया लिखी है आयुर्वेद में,
नमक वाला सेंधा नमक डाल के पानी पीना, सब वोमिट कर देना और बस खाली कर देना पेट को, आराम करना। बाघी क्रिया, बाघ करता है ना ऐसे, टाइगर वो करता है, इसलिए बाघी क्रिया। खाने के बाद उसको बहुत भारी हो गया, ज्यादा हो गया तो उसको निकाल देता है। उसकी छोटी सी तो आंत होती है 8 फुट की, आपकी तरह 32 फुट की आंत तो उसकी है नहीं, आराम से निकाल। बाघी क्रिया करिए, हो रही है तो आपको दूसरा उपाय करना है यूरिक एसिड बढ़ने के ऊपर। आपको हरड़ में, पीली हरड़ हो या काली हरड़ हो, उसको पीसकर पाउडर बनाकर आधा चम्मच हरड़, आधा चम्मच शहद या पुराना गुड़, किसी बाबा का या डाबर डूबर का शहद मत ले लेना, मेरे से मत पूछना असली है कि नकली है ना, समझ लीजिए वो खाने के लिए वो शहद ही नहीं है। लैब में टेस्ट कराओगे 100% आएगा ये शहद असली है। क्यों? केमिकल्स के द्वारा उसके पैरामीटर जो उन्होंने निर्धारित किए हैं उसके ऊपर पूरा उतरेगा। ऐसे घी आपका, नकली घी असली आएगा, नकली शहद असली आएगा। असली शहद की तो एक ही पहचान होती है जी, कोई भी मक्खी लेकर, शहद की मक्खी या कोई भी मक्खी लेकर ऐसे नीचे रखो, ऐसे शहद के ऊपर गिराओ, ऊपर से शहद डाल दो, यदि वो साफ उसमें से निकल जाए तो शहद असली है। आप कपड़े के ऊपर ऐसे डाल दो, अपने सूती कपड़े के ऊपर, वो बूंद धीरे धीरे टपक जाए, दाग ना छोड़े, तो शहद असली है। कागज के ऊपर शहद लगा दो और 4-5 घंटे के बाद भी नीचे नमी ना आए तो शहद असली है। ऐसे बहुत पहचान है शहद की। और माचिस की तीली लेकर उसमें डुबाओ, डुबाने के बाद उसको जलाओ, अगर जल जाए तीली तो शहद असली है, वरना वो नकली है। ये सारे शहद बाजार में नकली बिक रहे हैं, तो आपके पास शहद नहीं है कोई बात नहीं, पुराना गुड़, उसके साथ आपको आधा चम्मच हरड़, आधा चम्मच गुड़ रात को खा लीजिए, सुबह खा लीजिए, तो आपका 4-5 दिन में पेट अच्छे से साफ होगा, पूरा विष और बदबू बाहर निकलेगी, सड़न बाहर निकलेगी। खाना हल्का खाना, मूंग की दाल खा ली, खिचड़ी खा ली, अंकुरित मूंग खा ली, ऐसा कुछ खाना, और कम नहीं खा जा सकता। जो व्यक्ति तनाव में रहता है, जिसकी अवेयरनेस कम है, जिसके मन में खूब तरंगे उठ रही है, कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं की, क्रोध की, द्वेष की उठ रही है, वो कम नहीं खा सकता। उसके सिस्टम को पता ही नहीं लगता कितना खाना है। तो इसलिए भोजन को भगवान की तरह ग्रहण करना होता है, पूरा मन शांत कर देना, 5-7 बार भोजन पे बैठने से पहले ओम बोल लेना, और जो अपने ये ज्योति दीदी ने आपको सिखाया इसमें से कुछ करना, खाली कुछ भी कर लेना जिससे मन शांत हो जाए। कुछ नहीं आता तो 7 मिनट ओम बोल दीजिए अकेले में बैठकर, आप देखेंगे आपका मन शांत हो गया, और जो बीमारी आपको है हर बीमारी कम हो गई। प्रोफेसर जे मॉर्गन अमेरिका के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर हैं, याद रखिएगा नाम, प्रोफेसर जे मॉर्गन। उन्होंने 4,500 लोगों के ऊपर एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? कुछ हृदय रोगी थे, कुछ मानसिक रोगी थे, 2000 महिलाएं, 2500 पुरुष, हार्ट पेशेंट एंड ब्रेन पेशेंट, सभी होपलेस केसेस, जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। अमेरिका में आप किसी भी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के अलावा कोई ट्रीटमेंट दे नहीं सकते। एक ही तरीका होता है, जो केस अब होपलेस है, हो नहीं सकता जिसका कुछ, वो हमको दे दो तो केस मिलता है। तो 4,500 रोगी लिए, दैनिक 1 घंटे उनके ऊपर ट्रीटमेंट क्या किया, हर रोज 1 घंटा ओम बुलवाते थे। 4 साल के बाद पूरा डाटा इकट्ठा किया, पता चला 85% महिला रोगी क्योर हो गए, केवल 15% रोगी बचे, और सब के सब, दोबारा कह रहा हूं, इनक्योरेबल थे, होपलेस केस थे। 70% पुरुष रोगी ठीक हो गए। अब ये 15% की बेईमानी भगवान ने क्यों की, या डॉक्टर मॉर्गन ने क्यों की? ये आपका सिस्टम ऐसा है। ये महिलाएं जो करती हैं ना, 100% कमिटमेंट के साथ करती हैं, और पुरुष इफ एंड बट लगाते हैं, इसलिए 70 और 85% का अंतर आया है ना। इसलिए इन देवियों से जरा संभल कर बात करना, इसलिए इनको प्रणाम किया जाता है ना। तो प्रणाम करना, ये मत सोचना कि बेटी है या पत्नी है तो रोब मार लेंगे, वो रोब नहीं मारना उनपे,
है, ये शक्ति का रूप है जिसको भारत ने पहचाना। 85%। ठीक। आज अमेरिका में प्रोफेसर जे मॉर्गन का अस्पताल चलता है। हाँ, मैं एक बताना भूल गया, जो बहुत आवश्यक दवाइयां डॉक्टर ने कहा था ये देनी पड़ेंगी, वो दवाई चलती रही थोड़ी थोड़ी, रिस्क नहीं लिया उन्होंने। जिसको कहते हैं क्या लेना, वो पंगे लेने का काम नहीं किया उन्होंने। वो जो डॉक्टर ने कहा ये दवाई देनी ही पड़ेगी, वो थोड़ी थोड़ी देते रहे। ये ऐसे अद्भुत परिणाम हुए, क्योर हो गए। हार्ट पेशेंट तो जीवन भर दवाई खाता है ना, बीपी का रोगी क्योर कहाँ होता है, पैलिएशन होती है, क्योर हो गए ओम से। तो ओम बोलिए। ये भोजन को यदि आपने तनाव में ग्रहण किया, यदि आपने पानी को तनाव के साथ ग्रहण किया, मैं जल्दी में हूं, पानी जल्दी से पिला दो, बस ये सोचकर पानी पिया, आपका काम तो हो गया। पूरे 8 घंटे तक आप तनाव में रहने वाले। थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है और कितना खतरनाक है, इसको पहचान लीजिए। खाना खाते हुए आपने सोचा कि मुझे जल्दी है, बस आपने अपने जीवन भर बीमार रहने के बीज बो दिए। भोजन नहीं करना है अगर जल्दी है आपको, भोजन को तो भगवान मानकर ही ग्रहण करना है। आपका शरीर का अस्तित्व है क्या जी आप? वो जो इतना सा मुट्ठी भर आप खाना खाते हैं ना, उसके अलावा आपका अस्तित्व क्या है? इतना सा तो अस्तित्व है। सुंदर है, गोरे हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, क्या है? सारा बस इतना सा जो आप इतना भोजन करते हैं वही है आप। ये जैसा आपने खाया वैसे आप हो गए। तो आप डॉक्टर के पास मत अपना इलाज ढूंढिए, आप अपनी जीवा के पास। ये क्या अंदर डाल रहे हो? कचरा डालते जाओगे, पकौड़े तले आने दो, कोल्ड ड्रिंक आने दो, ये आने दो, वो आने दो, और उसके बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया, वो हो गया, और ये गोलियां दे दो, दवाई दे दो, मुझे ठीक कर। अब डॉक्टर ने क्या कर लेना है आपका? आपके अलावा कोई आपको स्वास्थ्य नहीं कर सकता, आप ही को ठीक कर लेना है। तो यूरिक एसिड कोई बीमारी है क्या? कोई बीमारी नहीं। अपनी आंतों को साफ रखिए बस। और ये जो हरड़ आप लेंगे ना पुराने गुड़ के साथ, जो आपका 2, 4, 10, 20 साल पुराना जॉन्डिस क्योर हो जाएगा। दिनों का नहीं कह रहा हूं, सालों का। जो हेपेटिक प्रॉब्लम है, लीवर की जितनी समस्याएं हैं, वो सब इससे क्योर हो जाएगी। आपका 3 दिन में पीलिया लगेगा ठीक हो रहा है। तो ये पीलिए की अति उत्तम औषधि है। और जो लोग कहते हैं मेरे खट्टे डकार, खट्टा पानी, ये वो बंद नहीं होता, तो बंद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप ये गुड़ और हरड़ खाइए, दिन में 3 बार आधा आधा चम्मच, पूरी एसिडिटी खत्म। पर अगर आपके घर में रिफाइंड तेल है, बासी खाना है, केमिकल्स है, ब्रेड बिस्कुट ये सब वो है, तो फिर दवाई मत पूछिएगा। मेरा कुछ संयोग ऐसा है, मेरे पास रोगी जो आए, अब पता नहीं 20-25 हजार रोगी या 30 हजार, इतना वॉल्यूम, कोई 4 फुट लंबा इतना अलमारी रोगियों के रजिस्टर से भर गई। अब वो जलाया सब कुछ एक दिन। इतने रोगी, वो कितने हजार थे पता नहीं, पिछले 90, 100, 20, 25, 28 साल में कितने रोगी आए पता नहीं। मगर उन सब रोगियों में एक बात कॉमन है, जिन लोगों ने आहार की बात को मान लिया, उनके घर से रोग उनको छोड़कर चला गया। और जिन लोगों ने ये कहा कि मैं चाय नहीं छोड़ सकती, चाय तो मैं नहीं छोड़ सकती, बाकी जो मर्जी छोड़वा, तो मैं कहा पति छोड़ दोगे क्या? तो खैर वो तो मजाक की बात थी, पर चाय नहीं छूटेगी। क्यों? उनको थक जाती है ना महिलाएं काम करते करते, उनको दिमाग को एक ट्रैंकुलाइजर चाहिए। तो ट्रैंकुलाइजर के लिए हम आपको आगे एक चाय बताएंगे, जो चाय नहीं छोड़ सकते, वो ट्रैंकुलाइजर अपने आयुर्वेदिक है, वो पी लेना, आपको तुरंत पीते ही नशा हो जाएगा और ब्रेन सेल एक्टिवेट होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे। तो अपने को ये चाय वाय ये वो सब बंद करके, आपका यूरिक एसिड कोई समस्या नहीं है, पूरा क्योर हो जाएगा। केवल 2 बातें। दवाई क्या की? आंवला। अगर आप डायबिटिक है तो आंवले को पानी में डालकर और शुद्ध शहद है तो डालकर ले लेना। हमारे सामने कई प्रयोग हमने वो देखे यूट्यूब में। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, किसी दुनिया के कहीं उससे उनको डिग्री नहीं मिली हुई है, पर उन्होंने जो काम किया उनका जवाब देना किसी दुनिया के डॉक्टर के वश में नहीं है। लाखों डायबिटीज के रोगी उन्होंने ठीक कर दिए। क्या किया उन्होंने?
केवल एक काम किया, जितने आपका शरीर का भार है, मान लीजिए आप 60 किलो के हैं, 60 गुना 5, 6 पंजा 30, 300 ग्राम पत्ते ले लो। काहे के? मूली, गाजर, शलजम, आम, अमरूद, पपीता, कड़ी पत्ता, नींबू, धनिया, अपना अमरूद, धनिया, वो सब, पुदीना, सारे पत्ते ले लो 300 ग्राम। उनको धोकर कूट पीस कर हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है हमने उसमें, 2 तरह के हो, 4 तरह के हो, 5 तरह के हो, उन पत्तों को कूटना और 300 ग्राम में 3 गिलास पानी डालना और वो निचोड़ कर पी जाना। और पीने के बाद 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आप भोजन करिए। तो क्या होगा? अर्थराइटिस, गाउट, डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2, आर्टरी ब्लॉकेज, सब कुछ ठीक होने लगेगा तेजी से। क्यों? इस आहार के कारण हमारा पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस जागने लगेगा, जागृत होने लगेगा और सब बीमारियां बाहर निकलने लगेगी। देखिए, आप वो गड़बड़ मत करना है हमारी पंजाबी बहन की तरह। ये पंजाबी बहन चलेगी कि डॉक्टर साहब मैंने वजन घटाना है, वजन घटाना कितना है जी? 110 किलो है। तो वजन घटाने के लिए क्या करना है? तो देखो, आपने ये दवाई जो है भोजन से पहले लेना, बाद लेना ये दवाई, और आपने सुबह जो है 1 रोटी लेनी, 1 गिलास सूप का लेना, दोपहर को 1 रोटी लेना, 2 गिलास सूप के लेना, रात को रोटी नहीं खाना, आपने 2 गिलास सूप के पीना। तो महिला कहती है ये सब कुछ मैंने खाना खाने के बाद लेना है या पहले लेना है? ऐसी गड़बड़ मत कर देना आप भी। फिर सूप पीने के बाद आपको उसके बाद जो खाना 1 घंटे बाद थोड़ा सा खाया जाए, गेहूं। व्हीट बेली नाम की किताब, व्हीट बेली डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ देख लेना, पढ़ लेना। एक डॉक्टर है अमेरिका के, उनका ये कहना है 50-60 बीमारियां ठीक हो गई केवल गेहूं बंद करने से। हमें जो गेहूं आजकल मिल रही है उसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत अधिक है। हर जगह शरारत चल रही है और उसको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को नहीं पता वो क्या मूर्खताएं कर रहा है। तो पहले गेहूं थी उसमें ग्लूटेन की मात्रा अधिक नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। पर आपको यदि गेहूं खानी है, आपके आटे में हर हालत में 50% से कम गेहूं होनी चाहिए। 50% से ऊपर गेहूं होगी तो आप बीमार रहोगे, समझ लो। 50% चना, जौ, बाजरा, कोदो, वो सब देखो, ज्वार। और ये तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि बाजरा गर्म चीज है, तो उसको ज्वार डालना उसमें, आटे में है, वो गर्म चीजें मत डालना। और सर्दियों में बाजरा डालना, तो आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहने वाला है, आंतें अच्छे से काम करेगा। तो ये ग्लूटीन वाला गेहूं दर्जनों रोगों का कारण हो सकता है। पॉलिश वाला चावल 20 रोगों का कारण हो सकता है। अगर आपकी किस्मत में हो, आपने तलाश कर लिया हो, तो बिना पॉलिश का चावल 12 घंटे भिगोकर बनाता हूं मैं, तब जाके गलता है। बाकी सारे चावल 2 विसल में गलते हैं, ये 4 विसल में गलता है। और बिना कुक करके बनाना हो तो आधा घंटा लगता है इस चावल को। और इसको खाने के बाद लगता है पेट में गया ही कुछ नहीं, मैंने खाया ही कुछ नहीं।